Let's move on. My screen is visible? Yes. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Oh, brilliant. Brilliant. Great. Yes, ma'am, क्या होता है? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? बदतमीज. So, हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट? किसी ने गलती से मैम साहिल लेट्स टॉक लेटर. कि कैसी बातें, लेकिन मुझे मत सुनाया करो ऐसी चीजें. मुझे चलो ये बताओ. हाँ विजय बोलो 2 बार मैम. हाँ भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एनजीआईटी पढ़ी थी जितनी मैंने कहा. Yo, ma'am. हाँ कोएंजाइम ए. Yeah, ma'am. ग्रेट. ग्रेट. बेटा ये आएगा जब मैं तुमको एनर्जी का पार्ट पढ़ाऊंगी विजय, तब पढ़ाऊंगी इसके बारे में. एचएमजी को फैक्टर ए. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम है ये. ओके ग्रेट. समझ आया? एनसीईआरटी पढ़ा तो तुमको दिख रहा होगा ना कि कैसे हमने नोट्स बनाए और एनसीईआरटी में कैसे वो लाइंस लिखी है. समझ पा रहे थे? Yes, ma'am. है ना? बस इस नोट्स का, इस क्लास का तुमको ये फायदा है. देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आधे से ज़्यादा चैप्टर तुम खुद पढ़ सकते हो, ठीक है. लेकिन फिर मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूँ? ताकि मैं तुम्हें बता दूँ कि पढ़ना कितना है, ठीक है, ताकि हम ये चैप्टर कंफर्म कर ले, 4 नंबर इससे हो जाए हमारे, राइट. ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने हाउस होल्ड के अंदर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्रेड बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज होता है? Bakeries. यस, वेरी गुड अनीश. अनीश तुम आजकल कोई गुड. अनीश तुम आजकल कोई डाउट नहीं पूछते, क्या बात? पढ़ना बंद कर दिया, इंटेलिजेंट हो गया बहुत? आवाज नहीं आ रही तेरी. हैं? ऐसे तो तेरे मैसेज आ जाते थे, आजकल डाउट ही नहीं आते. नाराज है क्या? एटलीस्ट बता तो दे नाराज है तो मैं मनाने की सोचूं भी. भाई डाउट वाउट पूछ लिया कर. नाराज है एक तरफ है, पेपर तो तुम्हें देना ही है, तो भी पूछा करो. तुम्हारे डाउट नहीं आ रहे मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो. क्या हो गया तुम्हें? तुम बहुत अच्छे स्पीड में थे. अच्छा, चीज बनाने के लिए हमने 2 चीज के बारे में पढ़ा था. एक टॉम एंड जेरी वाला चीज, उसका क्या नाम था? Swiss cheese. स्विस चीज. किससे बनता है? कौन सा माइक्रोब यूज हुआ? Propionic वेरी गुड. और जो दूसरा वाला चीज था वो एक फॉट की तरह था, क्या नाम था उसका? Rocky Fort. फॉट चीज. किससे बना था? Penicillium. इन दोनों चीज में से कौन सा है जो फंगस से बना है? Rocky Fort cheese. दही को दूध में हम इनोकुलम डालते हैं, मतलब एक बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं जिससे दूध फट के दही बन जाता है. तो वो क्या चीज डालते हैं हम दूध के अंदर जिससे वो दही बन जाए? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. वेरी गुड. वो और उसमें वो दही के अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट बनाता है. कौन सा विटामिन बढ़ा देता है वो? B12. विटामिन B12. भाई विटामिन B12 का होमवर्क दिया था. हाँ भैया. Yo, ma'am. आप भी दिखाओ होमवर्क. रिकॉर्डिंग बंद करूं? ऐसे दिखा दोगे? मैम दिखा देंगे. ओके दिखा. एक भी बच्चा नहीं दिखा रहा मुझे होमवर्क. दिखाओ भाई होमवर्क. बोला था मैं नहा के बैठना. ओके कामना. हाँ भाई कामना नहीं लिखा है. कृतिका. हाँ कोबालोमाइन. गुड. दोनों कामना कृतिका डन. ग्रेट. ओके रिया. रिया लेकिन तुम्हारे चेहरे पे होमवर्क नहीं है. ओके कृतिका देख लिया मैंने. गुड. हाँ विटामिन B12. ओके. तान्या थोड़ा सा पास करना. हाँ गुड रिया. ओके दैट्स फाइन. गुड. आई जस्ट रियलाइज मैं बहुत कैमरे के पास आ रही हूँ. रेस्ट. बाकी तुम महाराजा और महारानी हो. तुम ऑन नहीं करो कैमरा. पल्लवी. कहाँ है साहिल चंदेल? दिख नहीं रहा. कैमरा भी तो ऑन कर. कैमरा ऑन नहीं हो रहा. कैमरा नहीं हो रहा ऑन. हुआ नहीं. अच्छा अभी देखो. पल्लवी का दिख गया मुझे. गुड. शालिनी. आंचल का विजिबल है. आंचल ने बहुत ही कम लिखा है. शालिनी. यस शालिनी ने भी लिखा है छोटू सा. साइंटिफिक नेम हाँ ठीक है. बाकी कौन है ये? अनीश. ओके ओके अनीश. गुड. बाकी मीनाक्षी. सोनाक्षी. कुलदीप. इशिता. विजय. फालतू का सब पढ़ सकता है. पढ़ने वाली चीज नहीं. साहिल. हाँ साहिल. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. मेरा तू तो ऐसे दिखा रहे थे शॉप पे कपड़े दिखा रहे होते हैं. नाइस.
बाकी और नहीं करा? लगा लूँ मैं हिसाब, नहीं करा? अच्छा तुम्हें पता नहीं था, ओके। नेहा भाई होमवर्क करके आया करो यार। विटामिन डी B12 का होमवर्क नहीं करके आया तुम लोग, ये कैसे हो सकता है? दिस इज रॉन्ग। जो करके आए वो पागल थोड़ी है ना? ये बड़ा इंजस्टिस होता है वो उन लोगों के साथ जो काम करके आते हैं और बाकी नहीं करके आते हैं। दिस इज रॉन्ग। ये साइंटिफिक नेम है। विटामिन B12 के बारे में सब कुछ बताना था, एक छोटा सा नोट लिख कर आना था। दूसरे बच्चों से होमवर्क पूछो ना, अगर तुम लेट आए थे तो। पूछा नहीं तुमने किसी से भी क्लास में क्या हुआ था विजय? किसी से बातचीत नहीं है तो बातचीत करो, किसी से तो बातचीत करो, पूछो भाई। अब वो थोड़ी मैं बताऊंगी ना। दिस इज नॉट डन। फनी थिंग इज फनी, दिस इज नॉट फनी। वो पेपर आता है इससे, सो दैट वाइज इट वाजंट फनी। जिसने कर लिया, जिन बच्चों ने अभी होमवर्क कर लिया, मुझे एक बार वो कर देना, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास है ना फोटो, इसकी एक फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी ना तुम्हें, मैं तुम्हें फिर वहीं पे व्हाट्सएप पे दूंगी, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने नहीं करा मैं उससे क्यों दूँ, राइट? जो एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डिजर्व भी करते हैं ना। तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। विटामिन B12 से रिलेटेड जो मैंने बताना था नीट के पर्सपेक्टिव से, मैं उन्हीं को बताऊंगी जिन्होंने होमवर्क किया। तो मुझे भेज देना स्लिप, ओके? तुमको बता दूंगी, 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। चलो नेक्स्ट। टोडी के बारे में पढ़ा तुमने कि पाम का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके वहां से वाइट से कलर की ड्रिंक निकालते हैं, ऐसे ही लटका देते हैं पेड़ के ऊपर एक कंटेनर, और हफ्ते भर वो आता रहता है और फर्मेंट होता रहता है, फिर उसके बाद पीते हैं। उसे टोडी कहते हैं, हिंदी में इसको ताड़ी कहते हैं, अगर तुमने कभी सुना हो, ठीक है? ठीक है भैया मैम। ग्रेट, चलो ये तो हमने कर लिया यहाँ से। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। ये शेप अब समझ आ गई थी? बेसिलस शेप बेसिकली रोड शेप होती है, स्पाइरल नहीं होती है, ठीक है? विजय क्लास के बाद पूछना किसी और चैप्टर का डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अब हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स यूज करके हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनाते हैं। तो विदाउट डिस्टिलेशन हम बनाते थे बियर एंड वाइन, और विद डिस्टिलेशन हम बनाते थे विद विस्की डिस्टिलेशन। ब्रांडी रम। वेरी गुड, ब्रिलियंट, राइट? शुगर को फर्मेंट करके बनाते थे, वेरी गुड। एंटीबायोटिक पहले किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उन्होंने जो एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी वो किस बैक्टीरिया पे एक्चुअली काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटली। और कौन सा फंगस था जो उस बैक्टीरिया के आसपास ग्रो कर गया था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन नोटेटम। फंगस से जिससे हम आजकल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकालते हैं, पेनिसिलियम क्रायोजेनस। क्रायोजेनम, राइट? और वो कौन दो साइंटिस्ट है जिन्होंने एंटीबायोटिक की एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे? चेन एंड फ्लोरी। एंड फ्लोरे, वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वेरी गुड बेटा, ठीक है? एसिडोबैक्टर एसिडी से हमें मिलता है एसिटिक एसिड। एस्पेरेजिलस निगस एक फंगस है जिससे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटेनिकम से हमें मिलता है ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस से हमें पता है लैक्टिक एसिड। और सैक्रोमाइसिस से हमें मिलेगा इथेनॉल, राइट? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ही बेकर्स ईस्ट, और बेकर्स ईस्ट को ही हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो मतलब ये ब्रेड बनाने के भी काम आती है और ये दारू बनाने के लिए भी काम आती है, ठीक है? तो ब्रूअर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट दोनों इसको कहते हैं, राइट? चलो अभी इससे क्वेश्चन कराऊंगी। लाइपेसेस वो एंजाइम थे जो डिटर्जेंट के स्टेन कमीज से उतारने के काम आएंगे। मतलब अगर तुमने तली हुई चीज अपने टी शर्ट पे गिरा दिए तो लाइपेस से उसे डील करा लो। पेक्टिनेज वो है जो तुम्हारे जूसेस में डलता है, फ्रूट जूसेस में। और स्ट्रेप्टोकाइनेस वो है जो क्लॉट बस्टर है। ये हार्ट वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, लेकिन अब इससे क्वेश्चन कराऊंगी। अब साइक्लोस्पोरिन एक बायो एक्टिव एजेंट था जो हमें किससे मिलता था? स्पोरीन से। हमें याद रखना था स्पोरम, ट्राइकोडर्मा स्पोरम से मिलता है, ठीक है? जो कि एक फंगस है। और ये क्या करता है? इसका फंक्शन है इम्यूनोसप्रेसेंट का। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में हम ये पेशेंट को देते हैं, राइट? नेक्स्ट इज स्टैटिन। स्टैटिन का क्या काम था? स्टैटिन शैतान, तो कोई अजीब सा नाम था। मोनेस्कस परप्यूरियस, फंगस से मिलता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है, राइट? बाय कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। उसके बाद हमने क्या किया था? बायोगैस के भी हम पहुंचे थे। और बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इसमें जो सबसे मेन गैस होती है वो कौन सी होती है? मीथेन। और बायोगैस को प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, अब हम करते हैं बायोगैस के बारे में 2 स्लाइड और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस ईयर, ओके? तो देखो, जो गांव वगैरह स्पेशली होते हैं वहाँ पे बायोगैस के प्लांट्स बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड ना खुदाई करके इस तरीके का सेटअप लगाया जाता है। ये है बेसिक सेटअप। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप्स होते हैं। तो जो बायोगैस प्लांट होता है ना, बायोगैस प्लांट एक तो होता है फिक्स टाइप का, फिक्स डोम्स टाइप,
ठीक है, होता है। एक तो होता है फिक्स टाइप का और दूसरा होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग डोम्स टाइप। डोम, डोम समझते हो? ऐसे ऊपर को थोड़ा उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर, उसको डोम कहते हैं। तो फिक्स वाला ऐसा है जो बिल्कुल कंक्रीट का बना है और अपनी जगह पे वैसा का वैसा रहता है। लेकिन जो फ्लोटिंग वाला है ना, वो थोड़ा तैरता है। जैसे ही गैसेस बनती है तो वो तैरने लग जाता है। तो ये जो पिक्चर है ये फ्लोटिंग वाले की है। कैसे पता चला कि ये जो तुमको ऊपर का दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोम को। तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये एक्चुअली बताता है कि जो बायोगैस प्लांट है ना, उसके अंदर बायोगैस भर रही है। ठीक है, तो उसको निकाल लो जल्दी से जल्दी। राइट, तो ये ज़्यादा मुझे लगता है फिजिबल होता है, इससे एक्सीडेंट होने का चांसेस मुझे लगता है कम है, पर दैट्स माई पर्सनल व्यू। तो हर तरीके के बायोगैस प्लांट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले ये पिक्चर क्यों हम यहाँ कर रहे हैं एनसीईआरटी की, क्योंकि ये लेबल होने के लिए आ सकती है। ठीक है, एंड दैट वुड बी वेरी स्टूपिड कि हमसे लेबल ना हो, क्योंकि साफ लिखा हुआ है। तो इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पिक्चर पे एनसीईआरटी के लिख लो कि लेबलिंग आज याद करके सोएंगे। कैसे? काउ डंग, डंग वाटर यहाँ डालते हो, ये गैस होल्डर होता है, ये स्लज होता है, ये डाइजेस्टर होता है। इतनी सिंपल सी बात है लेकिन फिर भी भूल जाती है, राइट। तो अब देखो इसमें ये करते हैं कि काऊ का डंक लेते हैं। ठीक है, काऊ डंक लेते हैं। ओके, अब काऊ डंक में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, सेलुलोसिक, करेक्ट यो यो मैम। है या नहीं? क्या हो गया तुम्हें? सेलुलोज रिच। ठीक है, क्योंकि प्लांट बेस्ड खाना है ना उनका, सेलुलर रिच होता है और उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बेटा कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मीथेन क्रिएट करेंगे, एनोबिक और एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक मिथेनोबैक्टीरिया। एनारोबिक, यस, वेरी गुड। ये 4 हम नंबर का एनारोबिक। क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स तुम सबके। वेरी गुड। एनारोबिक, और इनका स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं मिथेनोजेंस, राइट। तो ये मिथेनोजेंस यहाँ होते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इन गोबर को डालते हैं यहाँ पर और उसमें थोड़ा पानी डाल के एक स्लरी बना लेते हैं, पेस्ट सा बना लेते हैं। उसको फिर इस कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है, स्लरी के कंटेनर में डाल देंगे। अब यहाँ से ये जो स्लरी सी है, ये जो तुमको डार्क ब्राउन कलर की दिख रही है, ये नीचे जाएगी एक बड़े से टैंक के अंदर जिसका नाम है डाइजेस्टर। ठीक है, और ये जो टैंक होता है कंक्रीट का बना होता है, लगभग 10 to 15 फीट अंदर तक होता है। तो अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आया ना कि 3-4 स्टेटमेंट है, फिर तुमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वहां पर ये टर्म्स आ सकती है। ये जो कंक्रीट का टैंक है वो कम से कम कितने फीट का होना चाहिए? 10 से 15 फीट का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत कर देना कि ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, वो पूछ सकते हैं तुमसे लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड पे। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ डाइजेस्टर डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर पानी भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी होगी उसके अंदर, और इसके अंदर सॉरी ऑक्सीजन नहीं होगी, आई एम रियली सॉरी, इसके अंदर पानी भी है और एनारोबिक बैक्टीरिया भी है, राइट। अब इसको छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देंगे ना, तो एनारोबिक बैक्टीरिया धीरे धीरे ये स्लरी को खाना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे वो खाना खाएगा तो वो ऊपर की तरफ गैसेज रिलीज करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे वो गैसेज रिलीज करना स्टार्ट करेगा ना, ये जो तुमको डोम दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। गैस के प्रेशर की वजह से ना, नीचे से गैस प्रेशर लगा रही है तो डोम ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। तो पहले ये सरफेस के पास होगा, देखो ये ब्लू वाली लाइन, मान लो पहले ये इतना है। ठीक है, जब गैसेस प्रोड्यूस होने लगी तो अब ये इस पोजीशन पे है, तो पता चल जाता है कि गैस की फॉर्मेशन हो रही है और चैम्बर बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब ये जो गैसेस बनती है वो सारी बायोगैसेस हैं। और बायोगैसेस कौन सी होती है? जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये बायोगैसेस बनेंगी। बायोगैसेस के लिए यहाँ पे स्पेस होगी जिसके थ्रू वो गैसेस यहाँ से निकलेंगी और इसको एक पाइप की लाइन के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगा। मान लो ये किसी पर्टिकुलर घर ने अपने लिए बायोगैस का चेंबर बनाया है, या फिर ये पर्टिकुलर गैस चैम्बर्स गैस सप्लाई करता है 3-4 घरों में, डिपेंड करता है कैसे उन्होंने सेटअप किया है। फिर जो भी यहाँ से बायोगैसेस होगी ना, वो निकल के घर को सप्लाई हो जाएगी और इससे चूल्हा जल जाता है आराम से, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये इनफ्लेमेबल है या नहीं। बिल्कुल है। ठीक है, तो ये इनफ्लेमेबल होती है, तो ये यूज़ हो जाती है। अब जो स्लरी बचती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, जो बाहर निकाल लिया जाता है, ये जो स्लरी होती है, फिर इसका हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं स्लज। स्लज ड्राई आउट स्लरी होती है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको और ड्राई करते हैं और फिर इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर लेते हैं। इसको फर्टिलाइजर की तरह खेतों में छिड़क देते हैं, क्योंकि एनिमल पूप जो होती है वो फर्टिलाइजर का काम करती है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करेंगे। तो देखो जो काऊ का डंग था वो वेस्ट ही था, उससे गैसेस बना के घर में भी यूज़ कर ली या फैक्ट्रीज में यूज़ कर ली, और जो वेस्ट बचा हुआ है उसको भी एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, राइट। और गाँव में ज़्यादातर इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको काऊ डंग भी मिल जाएगा। अब शहरों में तो नहीं मिलता ना जल्दी से, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल है। गॉट इट? यो यो मैम। चलूँ आगे चलूँ? यो यो मैम। ब्रिलियंट। अब याद रखना कुछ 2 पॉइंट्स जो कल विजय ने जिक्र किया था पर डिस्कस नहीं हुआ था, IARI की फुल फॉर्म और KVIC की फुल फॉर्म। यो यो मैम।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है, कल वो बोल भी रहा था, राइट। तो IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपनी बुक के साइड में लिख लो। और KVIC स्टैंड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इनका नाम क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो बायोगैस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है ना, इन 2 रिसर्च सेंटर्स की वजह से हुई है। इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, और इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। लिख लिया? नो मैम। लिख लो, लिख लो, बुक के साइड में लिख लो। फुल फॉर्म्स हमेशा ना बुक के साइड में लिख लिया करो यार, हमेशा लिख लिया करो। मतलब मेरी नेचर तो यही है कि जब भी मैं बुक पढूं तो मैं फुल फॉर्म पे एक बार नज़र डाल लूं, क्योंकि मुझे कम से कम 6-7 बार पढ़ने के बाद याद होगी, मुझे तो तभी याद होगी। डन? तुम्हारी मैम रिवीजन 1 कैसे चल सेकेंड। रही? हाँ, कर ले। तुम्हारी रिवीजन कैसे चल रही है? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आप? आज वेंसडे है, वेंसडे को क्या करना था? पता है, जब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसका मतलब होता है कोई नहीं कर रहा। एंड व्हाट इज द पॉइंट? जो 5-10 मिनट लगा तो जो जो चैप्टर आपने बोले थे वो कर लिए हैं, मॉर्फो अच्छा, कर रहा हूँ मैं तो। ओके, मॉर्फोलॉजी कर रहा है। विजय, फिर इससे नीट तो नहीं क्लियर होगा जो तुम लिख रहे हो? अच्छा यार, रिवीजन के लिए शिद्दत चाहिए होती है, हर किसी के बस की नहीं है रिवीजन। पढ़ सकते हो, एक बार क्लास आ सकते हो, एक बार जोश जोश में रीड भी कर सकते हो क्लास का, लेकिन जब सब खत्म हो जाए उसके बाद खुद से चैप्टर उठा के उसको दोबारा पढ़ने के लिए शिद्दत चाहिए होती है। ये बहुत शिद्दत वाला काम है। तो जिसमें इच्छा होगी, शिद्दत होगी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की, उसी से होगा ये, हर किसी के बस की नहीं है रिवीजन करना। तो देख लो, अगर तुम्हें शिद्दत है एक्चुअल में डॉक्टर बनने की, या तुम्हें शिद्दत है डॉक्टरेट साइंटिस्ट बनने की, या तुम्हें शिद्दत है एक अच्छे कॉलेज में जाके टीचर बनने की, या तुम्हें शिद्दत है कि IPS ऑफिसर बनने की आगे जाके, क्योंकि हर कोई तुम डिफरेंट फील्ड में जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं एक में जाओगे, कोई फोरेंसिक में जाएगा, राइट, और कोई हो सकता है बिल्कुल ही फील्ड चेंज कर ले, लेकिन 12th ग्रेड तो पास करना पड़ेगा और एंट्रेंस तो सबको देना पड़ेगा, ये सच्चाई है, इससे भाग नहीं पाओगे। जितनी मर्जी कोशिश करो, तुम्हारे घर वाले एक एंट्रेंस तो दिलवाएंगे और देना भी पड़ेगा। हिंदुस्तान में ऐसे बात नहीं बनेगी यार। मतलब अगर तुम मिलियनियर वगैरह हो तो फिर तुम्हारा केस अलग है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, फिर तो तुम्हारी अलग दुनिया होगी। लेकिन अगर तुम नॉर्मल एक मिडिल क्लास से लो मिडिल क्लास से हो तो तुमको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर देख लो कि शिद्दत तो लगेगी। अगर तुम 2 दिन करोगे और तीसरे दिन नहीं करोगे तो फिर वो 2 दिन करने का भी फायदा नहीं था, फिर वो 2 दिन भी खा लेते कुछ या टीवी देख लेते, फिर 2 दिन क्यों खराब करे। लेकिन अगर 2 दिन लगाए हैं तो अपनी मेहनत की कदर करो। आई ऑलवेज से अपनी मेहनत की कदर करो, छोड़ो। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप योर रिवीजन। तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें कोचिंग नहीं एंट्रेंस क्लियर कराएगा, मैं नहीं करा सकती एंट्रेंस क्लियर, हम किसी के बस की नहीं है। तुम्हारी रिवीजन तुमको एंट्रेंस क्लियर कराएगी, तुम्हारे एफर्ट्स। तो जिसमें शिद्दत होगी वो क्लास भी आ जाएगा, बिना नोटिफाई करे वो टेस्ट भी दे देंगे, जिनके मिस हो जाएंगे वो उसको बकल अप भी कर लेंगे, वो एक्टिव भी हो जाएंगे और वो एंट्रेंस भी निकाल लेंगे। जिसमें नहीं होगी वो नहीं कर पाएंगे, मैं जितना मर्जी बोलूँ, राइट। सो प्लीज़ वाइज, रिवीजन ही एंट्रेंस क्लियर कराएगा, ट्रस्ट मी। जब लाइफ में कोई इंटरेस्ट क्लियर होगा ना, तब तुमको रियलाइज होगा मेरी बात का मतलब, मैंने किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि रिवीजन इज वॉज द की, राइट। चलो, माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट। अब देखो, बायो कंट्रोल का क्या मतलब है? माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। कैसे? इट मीन्स यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स और ऑर्गेनिज्म यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट पॉपुलेशन। जैसे खेतों में देखा ना, कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े जो लग जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कि यार इसकी ग्रोथ कंट्रोल हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स का जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का स्पोर है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बैक्टीरिया का स्पोर है, उसको पानी में डाल के घोल लिया और उसको स्प्रे कर दिया खेतों के ऊपर, ठीक है। अब वो स्पोर जाके पत्तों के ऊपर बैठ गया, उस पत्तों पे ऊपर बैठा हुआ है वो, कोई इंसेक्ट आके उसको खाएगा, स्पोर उस इंसेक्ट की बॉडी में चला जाएगा, वहाँ जाके जर्मिनेट हो जाएगा और इस पर्टिकुलर इंसेक्ट को मार देगा। समझ रहे हो ये बात? तो ये जो माइक्रोब्स है ना, ये यूज होते हैं इन पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। पेस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी क्रॉप को, मतलब एडिबल जो सब्जियां होती है, जो एडिबल एग्रीकल्चर फूड है, तो जो एडिबल सब्सटेंसेस है ना, हम जिसकी ज़रूरत हमें है,
तो उनकी पॉपुलेशन को खाने वाले जो होते हैं ना, उनको हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट हमेशा खेतों को नुकसान देते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी माइक्रोब्स मदद करते हैं। ठीक है, कैसे मदद करते हैं, इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, दैट इज दिस बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन तुमने बायोटेक्नोलॉजी में टर्म सुना होगा, सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. तो बायोटेक्नोलॉजी में तुमने बीटी कॉटन सुना है ना, तो आज तुम्हारा होमवर्क है कि बीटी कॉटन पढ़ के आना। ठीक है, बीटी कॉटन इस चैप्टर में भी जिक्र होगा, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। एक बार इससे पढ़ना और एक बार बायोटेक वाला पढ़ना। ओके, पढ़ के आओगे, मुझे थोड़ा बेसिक बताओगे, फिर मैं तुम्हें बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट दोनों सेंस से बताऊंगी, बायोटेक में भी और यहाँ पे भी। बीटी कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं वो इसका। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। गॉट इट? मैम। ठीक है, अब देखो, Yes, ma'am. तो जब तुम्हें पढ़ के आओगे एनसीईआरटी से, फिर तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब दो टाइप की फार्मिंग होती है। ठीक है, जो फार्मिंग होती है ना, खेत जो होते हैं जो हम, वो भी दो टाइप के होते हैं। हाँ बेटा, बैसिलस thuringiensis, बी कैपिटल होगा। तो दो टाइप की फार्मिंग होती है, एक होती है कन्वेंशनल फार्मिंग और एक होती है नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग और होलिस्टिक अप्रोच। क्वेश्चन कैसे आएगा, इसकी डेफिनेशन पे वो तुमसे पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है। छोटा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, 4 मार्क का, इजी कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, तो याद रखना, इजी कैटेगरी के क्वेश्चन कम आते हैं, मीडियम कैटेगरी के ज़्यादा आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कम आते हैं। राइट, तो तुम्हारा टारगेट मीडियम कैटेगरी करने लायक तुम्हारी नॉलेज होनी चाहिए, तब बात बनेगी। तो कन्वेंशनल फार्मिंग का क्या मतलब है, जब तुम केमिकल्स यूज करते हो फार्म के अंदर। तो मान लो तुम्हारे खेत है, इमेजिन कर लो तुम्हारी चावल के खेत हैं या गोभी के खेत है, किसी के भी, तो तुम केमिकल स्प्रे कर रहे हो उसके ऊपर। क्यों केमिकल स्प्रे कर रहे हो भाई, तुमको मारना है पेस्ट को। ठीक है, तुम उसको मारना चाहते हो। अब इट इज यूजफुल लाइफ इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब तुम पेस्ट को तो मार रहे हो, उसके अलावा जो भी तुमने केमिकल छिड़का, पेस्ट उससे मर गया। अब वो जो केमिकल है वो सॉइल में जाएगा, प्लांट के अंदर भी जाएगा, उसको जो भी खाएगा उस प्लांट को, उसके अंदर भी वो केमिकल जाएगा। तो तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो तुम्हें एग्जैक्टली किसको मारना है, तुम बस मार रहे हो केमिकल के यूज से। सो कन्वेंशनल फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है कन्वेंशनल। समझ आया? Yes, ma'am. ग्रेट। हाँ विजय, ये उसी को करता है। अब जरा तुम वापस आओगे, तुम वहां कहाँ चले गए हो, बीटी कॉटन को छोड़ के इधर आओ। ठीक है, अच्छा, अगर कन्वेंशनल फार्मिंग एक है, तो दूसरी वाली क्या है, वो है नॉन कन्वेंशनल। राइट, उसे हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट टू हैव अ चेक ऑन पेस्ट। जब मैं कहूँ ना चेक ऑन पेस्ट, चेक ऑन पेस्ट का मतलब किसी भी चेक करने का मतलब होता है उसकी पॉपुलेशन को एकदम कंट्रोल करके रखना। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं करना हमें और बिल्कुल ख़त्म भी जनरली नहीं होती है, मैनेजेबल रखना कि पेस्ट इतने ना हो कि खेतों का बहुत नुकसान हो जाए। तो जब हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें हम माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस कर दे खेतों में, जो हमें नुकसान ना दे, प्लांट को नुकसान ना दे, बस पेस्ट को मार दे, वो मेथड ऑफ फार्मिंग इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग और होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, कन्वेंशनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस ऑलरेडी थी, जिसकी वजह से सॉइल बहुत ख़राब हो चुकी है। आजकल लोग होलिस्टिक अप्रोच की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? और यार विजय, हम इतना कितना डीप पढ़ाते, इतना डीप तो नहीं पढ़ाया मैंने कभी, मतलब पढ़ाया है बट वो उससे पेपर आता तो उतना डीप तो पढ़ाऊंगी मैं, पावले। यूजफुली पढ़ाया है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लेना। फिर कौन सी टीचर से पढ़ रहा है भाई, दो टीचरों से पढ़ क्यों रहा है? आगे चलूं? मैम नहीं, अच्छा कर ले। यस मैम। बेटा दो टीचरों से पढ़ क्यों रहा है, पागल ही होगा। एक लेक्चर सही से लगा ले, उससे क्वेश्चन कर ले। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही है ये? अच्छा, 6 टीचरों से पढ़ने से अच्छा है वो टीचर ढूंढ लो जिसका तुम्हें समझ आता है, उस टीचर से तमीज़ से पढ़ लो, और कंटेंट जहाँ से अच्छा मिल रहा है वहाँ से कंटेंट लगा लो, बी सिलेक्टिव। राइट, ऐसे तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ अच्छे टीचर से, बहुत अच्छे टीचर भी मिलेंगे, तुम्हें क्या बात कर रहे हो यार, मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, इसमें क्या है। तुम वो टीचर पे स्टिक करो जिससे तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ रहा है, उस टीचर को पकड़ लिया, अब तुम वो कंटेंट ढूंढ लो जो बहुत फिजिबल कंटेंट है भाई, जिसको लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकल रहे हैं, वो कंटेंट तुम्हारे लिए बढ़िया है, जहाँ का भी मिल रहा है वहाँ से लो। ठीक है, वो कंटेंट पे स्टिक करो, उस टीचर पे स्टिक करो और बस इतना ही शफल करो। 6 टीचरों से पढ़ोगे एक ही सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली डिफरेंट लगेगा। मैं तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दूसरे टीचर एक और पॉइंट ऐड कर दे,
बट तुम्हें बस इतना ही देखना है कि नीट में क्या आना है, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तुम्हें, राइट? तो स्टिक टू लेस टीचर। बहुत सारे लेक्चर क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, राइट? तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। चलो, हो गया? करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ? Yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. चलो, ओके, एंड योर टाइम, वेट मिनट, ये सजेशन सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे टीचर से पढ़ के पागल मत हो ना, एक टीचर पकड़ लेना, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत है। और अगर शफल होता है सब्जेक्ट, जैसे बॉटनी है और जूलॉजी है, जैसे जूलॉजी मेरी समझ आ गई, बॉटनी किसी और की आ रही है, तो उसे डिवाइड कर लो कि ये वाला इससे पढ़ना है, 11th इनसे पढ़नी है, 12th इनसे पढ़नी है, लेकिन डिवाइड कर लो तो पागल हो जाओगे। स्टार्ट। करेक्ट ऑप्शन चैट बॉक्स में लिखना है, ABCD बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। 30 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स डन। ओके, और मुझे खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा। डन। बस अनीश के बाद किसी का आंसर नहीं। ऑलराइट, सो लेग टू बस इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। सॉरी आंसर देर हो गई आपको, ऑर्गेनिज्म ये लिखा है, उसका प्रोडक्ट ये है, तुम्हें सही वाला मैच करना है। लैक्टोबैसिलस तो 1000 बार पढ़ लिया, क्या बनाता है ये, किसके काम में यूज होता है? Curd. कर्ड। गुड, राइट। तो ए के साथ मैं 2 रख सकती हूँ, है ना? यहाँ देख लेती हूँ, ए के साथ 2, एक से, अरे इन सब में 2 है, डी वाले में नहीं है ना, इसे काट दूँ? काटो इसे, इसे क्यों देखना है फिर अब? चलो, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी किसके साथ था एसोसिएटेड? बी वाला, Bread के साथ. ब्रेड। ब्रेड बनानी है यार, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ये दोनों है बी के फोर्थ, यानी ए वाला नहीं है, काट दो, हमेशा काटो। एस्पेरिजिलस निगर, अरे क्या था ये, फंगस? Citric acid. Citric acid. सी का थर्ड, सी का थर्ड, ये रहा सी का थर्ड, ये रहा आंसर, ऐसे डन हो गया या? सो आंसर वुड बी सी। काटते चले जाओ और फटाफट करते चले जाओ, ऐसे तो करते हैं, राइट? आंसर वुड बी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? Yo-yo, ma'am. 1 2 3 स्टार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट के, कहा था ना मैंने उस टाइम पे भी, कॉलम वाले ए को बी से कलेक्ट कर दो। 30 सेकंड्स का है, 10 सेकंड्स ऑलरेडी डन। वेरी गुड अनीश, बहुत जल्दी आंसर दिया, शाबाश, वेरी गुड। कृतिका भी, गुड गोइंग, गुड गोइंग। कामना भी, क्या बात है, सबके आंसर सेम, वेरी गुड। ओके, एक आंसर अलग आया है, इंटरेस्टिंग, मुझे भी अभी सॉल्व करना है, मैंने देखा नहीं है। ओके, शाइना, सोनाक्षी, ओके स्टॉप। ऑलराइट, क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, ये वही है ना जिसके स्पेलिंग गलत लिख दिए गए थे? क्या बनाता है ये? Yes, ma'am. Butyric acid. ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड याद रखा था तो फर्स्ट का सेकंड, है ना? साइड में लिख लिया मैंने, फर्स्ट का सेकंड, ये रहा फर्स्ट का सेकंड। अबे ये तो आंसर नहीं मिल गया। अच्छा, इसलिए इतने जल्दी आंसर आया है। हाँ, ये तीनों गलत है, यही है। अच्छा, बी, बी क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम से हमने क्या याद रखा था? साइक्लोस्पोरिन है, हाँ ये वाला है ना, बी का फर्स्ट, सो बी का फर्स्ट ये रहा। उसके बाद सी, मोनास्कस पोर्प्यूरियस, वो था डेविल वाला, ये क्या करता था? Statin था ये. हाँ, Cholesterol lowering agent. तो सी का हो गया मेरा फोर्थ, है ना? और एस्पेरिजिलस निगर, Citric acid. ये तो हमने पीछे ही करा था, देखा? वो तो सिट्रिक एसिड वाला पॉइंट यहाँ भी आ गया, तो अगर तुमको वो आता होता तो तुम यहाँ भी आ जाता, है ना? राइट? Yes, ma'am. तो इसलिए ये सब आने चाहिए। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. Yo-yo. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। देखो अभी भी पीछे वाला कुछ ना कुछ रिपीटेड आएगा, ये हर बार ऐसे ही आता है, इसलिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तुम्हें चैप्टर कराया है। 13 सेकंड गए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नीश, वेरी गुड सोनाक्षी, वेरी गुड राज, वेरी गुड शाइना, वेरी गुड साहिल। आंसर, क्या बात है, सब एक ही आंसर दे रहे हैं, लगता है ये सब होगा।
सॉल्व करते हैं अभी। स्टॉप। पल्लवी एकदम टाइम पे करा है तुमने। चलो आ जाओ। ओके, ए को बी से कनेक्ट करना है। एस्पेरेजिलस निगर, कम ऑन यार, अब तो याद ही हो गया है। क्या वन किसके लिए है? Citric ए acid. से Citric acid. सिट्रिक एसिड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। अरे ये तो ये सॉल्व हो गया। अच्छा इसलिए जल्दी आंसर आ रहे थे। ये रहा आंसर बी। ओके, सेम ही था ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन, राइट? तो ये 3 क्वेश्चन से जो नीट के प्रीवियस ईयर है। समझ आया ना किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितनी जल्दी निकल जाएंगे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो, है ना? Yo-yo ma'am. आओ फिर आते हैं अपना आगे का। आज हम करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो आज हम लोग करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, और जितने बच्चे भी स्कूल में है, अगर तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर आना है तो सीवेज ट्रीटमेंट पे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो लास्ट टॉपिक हम रिकॉल कर चुके हैं, तो पहले मुझे बताओ सीवेज होता क्या है? Waste Waste water. material. Waste material. जिसमें मेन कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है. हाँ, अब वेस्ट मटेरियल तो पेंसिल के छिलके भी है, वो सीवेज थोड़ी हो गया। Ma'am, सीवेज waste हो, हाँ बेसिकली एक डर्टी वाटर है जिसके अंदर म्युनिसिपल वेस्ट है। म्युनिसिपल वेस्ट है मतलब घरों से आया हुआ वेस्ट है, जिसके अंदर घरों से टॉयलेट का जो पानी आता है वो सीवेज है। और जो सब्जियों के छिलके है, जो मतलब किचन वेस्ट आता है, वो भी सीवेज के अंदर ही ऐड होता है, सेम ड्रेनेज पाइप से, राइट? तो सीवेज म्युनिसिपल वेस्ट का एक कोलैबोरेशन है जिसके अंदर तुमको पानी मिलेगा और तुमको ह्यूमन एक्सक्रीटा मिलेगा मेनली, ठीक है? और ह्यूमन एक्सक्रीटा मिलेगा तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट? और अगर तुमको पता है ये बात कि जो भी चीज़ रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल सर्व एज अ फूड, तो ये तो रोटी है ना। तो रोटी किसके लिए होती है? ये रोटी होती है बैक्टीरियाज के लिए, ठीक है? तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सीवेज ट्रीटमेंट हम करते ही क्यों है? मतलब गंदा पानी है जाने दो, अब हर घरों से निकल रहा है, पूरी दुनिया में निकल रहा है। तुम सोचो कितना सारा गंदा पानी है। अभी सारा का सारा गंदा पानी कहाँ डालें? डस्टबिन में डाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। अब अगर हम गंदा पानी वाटर बॉडी में डालने लग गए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सीवेज इकट्ठा हो जाएगा कि वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाएगा, बहुत सारा बैक्टीरिया एल्गा ग्रो कर जाएगा, उसकी वजह से मछलियाँ मर जाएगी, राइट? तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सीवेज को साफ करके वहाँ डालना पड़ता है। इतना साफ करना पड़ता है कि जो ओशियन लाइफ है, जो रिवर ओशंस की लाइफ है, वो खराब ना हो, वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो आराम से रहे, ठीक है? तो सीवेज ट्रीटमेंट का मेन पर्पस ये है कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं, गंदे पानी को इतना साफ कर देते हैं कि इनको ढंग से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। हाँ विजय, वही सब आता है इसमें, अभी आएगा, ठीक है? तो मेन पर्पस यही है। देखो ये ड्रिंकेबल नहीं हो पाता, इतना क्वालिटी हम इसकी इम्प्रूव नहीं कर पाते कि हम इसे दोबारा पी सके, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि हम इसको रिवर वाटर में डाल सकें, राइट? तो सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज इज ए म्यूनिसिपल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटा, किचन वेस्ट एक्सेट्रा। ये रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, और ये वेस्ट जो होता है हमें इसे डिस्कार्ड करना होता है, तो इसलिए हम पहले इसको थोड़ा कम पॉल्यूटेड बनाते हैं ताकि हम इसको रिवर्स में डाल सकें, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट लो इस वाले पॉइंट का। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी ना, तब हो पाएगा। आगे चलो, Yo-yo ma'am. राइट? अब जो सीवेज ट्रीटमेंट के प्लान्स होते हैं, वो स्टेप होते हैं, वो कितने होते हैं? एक होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है? रे क्या आ रहा है ये? प्राइमरी ट्रीटमेंट, मजा आ रहा है? सही से लिखा आ जाए कभी, ये मैं कलर चेंज कर रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। ट्रीटमेंट, ठीक है? प्राइमरी ट्रीटमेंट को कभी कभार ऐसे 1 डिग्री भी लिखा होता है, तो उसका मतलब प्राइमरी है। फिर होती है एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है? इन दोनों के कंपैरिजन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और फिर एक होती है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट हर कोई ट्रीट नहीं करता, हर जगह पे हर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में टर्शरी ट्रीटमेंट का स्टेप नहीं होता, पर जहाँ पर भी होता है टर्शरी ट्रीटमेंट का सिंपली मतलब होता है कि क्लोरीन से पानी को ट्रीट करो, क्लोरीन ट्रीटमेंट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है? हर जगह नहीं है लेकिन हाँ है, ये भी एक स्टेप है। तो हमने जिस पे फोकस करना है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेप पे फोकस करना है, ठीक है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक क्वेश्चन बेसिक आता है कि कौन से स्टेप पे तुम माइक्रोब्स यूज करते हो फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। देखो माइक्रोब पहले स्टेप में भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी स्टेप में भी प्रेजेंट है, एंड इवन टर्शियरी स्टेप में भी थोड़े से माइक्रोब जरूर होंगे, क्योंकि माइक्रोब नेचुरली सीवेज में मिलते हैं, ठीक है? लेकिन हम किसको यूज करते हैं, हम किस स्टेप में माइक्रोब्स को मतलब अच्छे से फ्लरिश करने देते हैं ताकि वो सीवेज को साफ करे, वो है ये, ओके? तो माइक्रोब्स यूज है, ओके? एरोबिक एनारोबिक दोनों यूज होते हैं टाइम टू टाइम, पर माइक्रोब्स यहाँ यूज होते हैं, ठीक है? और ये जो प्राइमरी वाला है वो बेसिकली फिजिकली
क्लीनिंग करते हैं हम लोग, फिजिकल क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। डन। मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ हाँ ले। Yes, ma'am. इतने शांत क्यों हो गया हुआ? डन मैम। कुछ नहीं ma'am. ज्यादा पढ़ लिए क्या? No, ma'am. गला बैठा हुआ है मेरा थोड़ा सा, पता नहीं कैसे, शायद मौसम बदल रहा है इसलिए। और मैं घर भी आई हूँ तो शायद वो वेदर थोड़ा हिल गया, वहाँ पे गर्म था, यहाँ ठंडा है कंपैरेटिवली, पर फिर गर्मी भी लग रही है तो शायद तबीयत उससे थोड़ी हिल गई, इसलिए मैं लो हूँ। मेरे पास रीज़न है, तुम क्यों लो हो? तुम्हारे पास क्या रीज़न है? क्या हुआ? No, actually. सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है मैम। इसलिए सीरियसली सुन रहा हूँ। आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, माइक्रोब्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस विल बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। लो जी, नीट का दूसरा क्वेश्चन, 4 मार्क्स स्पेशल। कौन से माइक्रोब यूज होंगे यार? वो वाले माइक्रोब यूज होंगे ना जो खाना खाते हैं बाहर से लेकर। अगर खुद ही बनाते हो ऑटोट्रॉफिक, क्यों सीवेज में ग्रो करते हैं ना, तो सीवेज में ग्रो हो रहे हेटेरोट्रॉफिक है। बाद में मुझे दे देना, मैंने। ओके विजय, श्योर। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, तो ये नीट का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, पढ़ा सबने होगा लेकिन एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करता ना कि यार हेटेरोट्रॉफिक, मैंने वर्ड कहीं नहीं पढ़ा। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जिसने पढ़ा है कि सीवेज ऑर्गेनिक मैटर में रिच है और उसके ऊपर वो माइक्रोब हो जो उसे खाते हैं, तो वो फिगर आउट कर लेगा कि यार खाना खा रहे हैं बाहर से तो हेटेरोट्रॉफिक होंगे। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ पढ़ो उस पर क्वेश्चन लगाओ। जब बहुत सारे तुम क्वेश्चन लगाते हो ना, तो ऐसी टर्म से तुम इंट्रोड्यूस होते हो, तो तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम सरप्राइज नहीं करता, तुमने वैसे वाले क्वेश्चन देख रखे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि असाइनमेंट्स वगैरह कुछ करते रहा करो, सिर्फ अवंती के नहीं, बच्चा जर्नली मीन के असाइनमेंट्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। उतने तुम सीखोगे एक चीज़ को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, ये लिख लिया? Yeah, ma'am. लो। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया ये? ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ये सीवेज वाटर है लेट्स से, ठीक है, और सीवेज वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जिस सीवेज वाटर है उसके अंदर बहुत तरीके के वेस्ट होंगे। तो ये हमारा सबसे पहला टैंक है जिसके अंदर तुमने गंदा पानी डाला है। ठीक है, देखो अलग अलग तरीके के तुम्हें सेटअप दिखेंगे, तो जितना सिंपल याद रख सकते हो उतना सिंपल याद करो। पहले तुम इमेजिन कर लो कि ऐसे स्लिट्स होती हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ये टैंक्स होते हैं यार, इसे छोटे में समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे इमेजिन कि पानी है और उसके आगे से स्लिट सी रखी हुई है। स्लिट रखी हुई है मतलब जैसे छोटे छोटे पंखे जैसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो पानी ना यहाँ से जब मूव करता है, और इसके नीचे से ये टैंक लगा है, ठीक है, जब पानी यहाँ से मूव करता है ना, तो पानी मूव करते करते उसके पास जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है वो पीछे ही रह जाते हैं, जैसे कि पत्थर। अब यार जो पानी आया उसमें पत्थर भी तो होंगे छोटे मोटे, जिसे पेबल्स भी कहते हैं और ग्रिड्स भी कहते हैं। तुमने वर्ड सुना है, छोटे छोटे पत्थरों को पेबल्स कहते हैं, और ग्रिड कहते हैं छोटे छोटे सैंड पार्टिकल, जो थोड़े मोटे मोटे सैंड पार्टिकल होते हैं, राइट। तो जो पेबल्स जो ग्रिड होते हैं वो इसकी वजह से यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये सीवेज का सारा पानी है वो यहाँ आके गिर गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक के ऊपर सीवेज का पानी गिर गया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो। जब थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे ना, इसके अंदर जो मिट्टी है, बेटा मिट्टी होती है पानी में, अगर कभी किसी ने नोटिस किया हो तो इसके अंदर जो थोड़ी मिट्टी है वो नीचे सेटल हो जाएगी। ये थी जो सॉइल थी वो नीचे सेटल होगी, डर्टी सॉइल। ठीक है, और अगर हम बोले फीकल मैटर है या लेट से कुछ पॉलीथीन वगैरह या फिर कुछ पेबल्स वगैरह होंगे, वो सॉइल में सेटल हो गए। जो फ्लोटिंग मटेरियल है लाइक पॉलीथीन के पैकेट्स है, जो चिप्स के पैकेट फेंक दिए जाते हैं, सीवेज में जाके एंड करते हैं सब कुछ, तो वो सब फ्लोट करेंगे। तो ये फ्लोटिंग वेस्ट है। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग वेस्ट है उसको भी निकाल लिया जाता है। एक्चुअली इनको निकालने के लिए ना बड़े बड़े पंखे जैसे ही होते हैं, मतलब इस तरीके से वो ऐसे से क्लीन कर लेते हैं। जनरली सर्कुलर से चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर अगर तुम एनिमेशन किसी की देखोगे तो इस तरीके से लगे होते हैं। अलग अलग सेटअप है हर जगह का। तो ये ऐसे रोटेट करेगा और जितना बेस मटेरियल है उसको एक डायरेक्शन में रिमूव कर देगा बाहर को। तो ऊपर का बेस चला गया, नीचे जो सॉइल सेट होगी है इसको हम कह देंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगी, तो सेडिमेंटेशन से जो नीचे वाला वेस्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा। अब जो बचा है यहाँ पर वो है ये वाला पानी। ठीक है, ये वाला जो पानी है इसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट थोड़ा सा बेहतर है। अगर तुम देखो ये सीवेज वाटर था ना जो आया था, सीवेज वाटर में ज़्यादा वेस्ट था।
अब ये जो इफ्लुएंट है इसके अंदर थोड़ा कम वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट तो रिमूव हो गया ना, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही होता है, इसे हम कहते हैं फिजिकल रिमूवर, कि फिजिकली उन चीज़ों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, माइक्रोब्स का कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो ये इफ्लुएंट है ये अगले चेंबर में जाएगा, अगले एक टैंक में जाएगा, जिस और उस ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बस इतना था। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कहीं पे भी माइक्रोब का जिक्र नहीं हुआ है, वहाँ पे सिंपली सेडिमेंटेशन होती है, जो फ्लोटिंग वेस्ट होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ इफ्लेंट बनता है जिसको नेक्स्ट कंडीशन में हम भेज देते हैं, ठीक है। यो मैम। ओके, So, ma'am. किसी को इतना बनाना है तो बना सकते हो, वैसे अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। इसको प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। चलो मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाती हूँ, उसमें बहुत सारी बातें हो गई। चलो, तो ये है छोटी सी पिक्चर जो मुझे इंटरनेट से मिली, ठीक है। ये इन्फ्लुएंट है, इन्फ्लुएंट जो अंदर की तरफ आ रहा है उसे इन्फ्लुएंट कह रहे हैं। ये इन्होंने वो स्क्रीन लगा दी जिससे वो वेस्ट वाटर गया। देखो ये जो मोटे पार्टिकल है यहाँ रुक गए, है ना, जो छोटे छोटे है वो चले गए, यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ये हमारी होगी सॉइल जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ मेंशन भी होगा, हाँ, प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज हम इसे कहते हैं। और ये जो ऊपर का पानी बचा है ये वाला, इसको हम कहेंगे नया वर्ड जिसका नाम है इफ्लेंट। अब इस वाले डायग्राम में इन्होंने दिखाया है कि इफ्लेंट यहाँ जाता है और उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में बैठता है और उसके बाद आगे इफ्लेंट जाएगा। तो इन्होंने 2 टैंक्स में दिखाया है, ये एक टैंक में भी हो सकता है। तो हर किसी का सेटअप अलग होता है। बस याद रखना कि पहले स्क्रीन्स के थ्रू जा रहा था, जो हैवी सॉइल थी वो नीचे बैठ गई, जो पत्थर वत्थर थे वो नीचे बैठ गए, उनको हमने कह दिया प्राइमरी स्लज। जो ऊपर का पॉलिथीन का वेस्ट था वो भी बाहर निकाल दिया। अब जो पानी बचा है उसको हम इफ्लुएंट कह रहे हैं और वो बाहर जा रहा है। दैट्स इट, क्लियर। Yeah, ma'am. आगे चलूं, यो मैम। चलो। तो ये इफ्लुएंट है और ये प्राइमरी स्लज है, लाइक सॉइल। चाहो तो कहीं लिख सकते हो प्राइमरी स्लज। तुमको इससे मुझे जो लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो ये कि पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब यूज हुआ है या नहीं, नहीं यूज हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्राइमरी स्लज सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से स्टेप पे बनता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे प्राइमरी स्लज बनता है, ठीक है, क्योंकि एक और टर्म आएगी एक्टिवेटेड स्लज, तब कंफ्यूजन होगी। तो याद रखना प्राइमरी स्लज प्राइमरी ट्रीटमेंट से याद रखना। ये 2 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बनते हैं। और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आगे क्या जाता है, वो इफ्लुएंट जाता है। तो स्टेटमेंट बेस में ये बन सकता है। अगर वो तुमसे सीक्वेंस पूछ ले सीवेज ट्रीटमेंट की तो याद रखना इफ्लुएंट जाएगा आगे। ओके, यो मैम। ज्यादा क्वेश्चन तुम मुझे नहीं लगता कुछ बना। चलो नाइस। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट का देखो, एक होता है उसमें 2 टैंक तो लगेंगे, एक लगेगा एरिएशन टैंक और एक लगेगा सेटलिंग टैंक। एरिएशन का क्या मतलब होता है? जिसमें एयर को पास करा के हम उसकी एजिटेशन कराई जाती है। यस, एरिएशन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई हो। मिट्टी में करते हैं ना हम, जब माली आता है घर पे, ये कभी तुमने नोटिस किया हो कि मिट्टी को ऐसे प्लो करते हैं, है ना, प्लांट लगा हुआ है फिर भी उसको प्लो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसमें एरिएशन कर रहे हैं कि जब मिट्टी थोड़ी खुरदुरी हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से घुल पाएगी, राइट। तो एरिएशन टैंक्स जो होते हैं वो उनका काम भी ये है, उसको मिक्सचर को वो ऑक्सीजन रिच बना देते हैं, ठीक है। तो वाटर इफ्लुएंट मूव्स इनटू द एरिएशन टैंक। तो सबसे पहले पानी एरिएशन टैंक में जाएगा, उसके बाद पानी जाएगा नेक्स्ट टैंक में जिसका नाम है सेटलिंग टैंक, ठीक है। डन, चले आगे। चलो मूव कर दूं, लिख लिया? No, ma'am. यो मैम। लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है, सवालात बनते हैं इससे। इसके बाद सीवेज वाले क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले, और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी का पार्ट बढ़ाना है। वैसे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है यहाँ पर, तो तुम वो बायो कंट्रोल वाला पढ़ के आना, फिर फटाफट तुमको एग्जाम्पल्स करा दूंगी। ज़्यादा लंबा नहीं है, मैंने जानबूझ के 3 लेक्चर बना लिए, ये आराम से करेंगे डबल रिवीजन करके। चलो, ये रहा हमारा एरिएशन टैंक। तो एरिएशन टैंक में ये क्या आ रहा है, क्या बोलूँ मैं इसे? Effluent. एफ्लुएंट। एफ्लुएंट या इफ्लुएंट, ठीक है। इफ्लुएंट वाटर यहाँ पर आ गया जो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लीन है। अब एरिएशन टैंक में क्या होता है, एरिएशन टैंक में हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है। तो देखो यहाँ पर हम कोई मीडियम के थ्रू यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इनलेट दिया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ देंगे। अब कहाँ पे क्या लगा है वो डिपेंड करता है कौन सा टैंक है, कितना बड़ा लगा है। तो तुम्हें इतना याद रखना, उस पर्सपेक्टिव से सिंपल डायग्राम में बना रही हूँ। तो एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन की सप्लाई हमने दे दी। उसके अलावा एरिएशन टैंक में पंखे से लगे होते हैं, ठीक है, जैसे
रोटेटरी पंखे टाइप लगे होते हैं, 2-3 तो आराम से लगे होते हैं वैसे, ठीक है। किसी किसी में सिर्फ नीचे लगे होते हैं, ये ना घूमते हैं। तो जब ये घूमते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है ना, वो पूरे से अच्छे से पानी के अंदर घुल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे से एजिटेट करवा देगी वाटर को, ताकि एरिएट हो जाए पूरा पानी, पूरे पानी में ऑक्सीजन अच्छे से घुल जाए पूरे इफ्लुएंट में, ठीक है। तो ये जो पंखे से है ये घूमते रहेंगे, पानी घूम रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन घूम रही है, और ये सारा का सारा इफ्लुएंट इसके अंदर आ गया है। अब ये जो इफ्लुएंट आ गया है, इसके अंदर इतने सारी ग्रोथ हो गई है। अब इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो सीवेज होता है उसके अंदर माइक्रोब होते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स है ना इनके अंदर, ये माइक्रोब्स कौन से होंगे, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। एरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है। तो एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से फ्लरिश करने लग जाएंगे। फ्लरिश का मतलब है अपनी पॉपुलेशन बढ़िया से बढ़ा लेंगे, ठीक है। जब ये अपनी पॉपुलेशन बढ़िया से बनाते हैं ना, तो यहाँ पे फंगस के भी पार्टिकल्स होते हैं। जनरली ना इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर घूम ही रहे हैं इस टाइम, तुम्हारे मेरे आसपास भी है, बस हमें दिख नहीं रहे। तो जो फंगस होती है ना, वो भी अपने हाइफा को ऐसे एक्सटेंड करने लग जाती है, उसके स्पोर्स भी जर्मिनेट करते हैं। तो फंगस के हाइफा ऐसे जर्मिनेट करते हैं। हाइफा, फंगस के हाइफा मतलब फंगस की उंगलियां जैसी होती है वो, ठीक है। तो फंगस के हाइफा ऐसे करेंगे आगे आगे, और बैक्टीरिया ये पड़े हैं, बैक्टीरिया भी अपनी कॉलोनीज बढ़ाएंगे। तो ये तुमको दिखेंगे एक प्यारे से स्ट्रक्चर की तरह। इस प्यारे से स्ट्रक्चर को ओवरऑल हम कहते हैं फ्लॉक्स। तो तुमको फ्लॉक्स तैरते हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखते हैं फ्लॉक्स? लगभग ऐसे दिखते हैं फ्लॉक्स। ये तुमको दिख रहे हैं वाइट बर्ड से कलर के, अलग अलग कलर के दिखेंगे ये तुम्हें। तो ये जो है वाइट बर्ड कलर की, ये फ्लॉक्स है। तो तुमको फ्लॉक से दिखाई देने लग जाएंगे। सो व्हाट इज अ फ्लॉक? अ फ्लॉक इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल हाइफी। तो ये तुमको तैरते हुए दिखेंगे, और ये खाने को खा रहे होंगे, मतलब इफ्लुएंट के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब ये खाना खाते हैं ना, तो एज अ बाय प्रोडक्ट एक गैसेज रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे गैसेज रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जनरली बायो गैसेज यहाँ पर रिलीज होगी। समझ आई ये बात? यो मैम। ये मैम। पक्का? इसको इतना बना लो, फिर मैं तुम्हें इसका कंटेंट लिखवाती हूँ जिससे क्वेश्चन बनता है। फ्लॉक्स पे क्वेश्चन बनता है, कौन सा माइक्रोब है उस पे क्वेश्चन बनता है, एरेशन टैंक पे क्वेश्चन बनता है। नहीं होगा पूरा तो कोई बात नहीं। ओके, आओ। एरेशन टैंक, एयर पंप्स इनसाइड द टैंक एंड मीडियम कीप्स एजिटेटिंग, घूमता रहेगा। द रोबस्ट ग्रोथ, रोबस्ट मतलब बावलों वाली एक्सट्रीम ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया टेक प्लेस। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट मेक मैश लाइक नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं फ्लॉक्स। सो फ्लॉक्स की डेफिनेशन आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक मैटर अमाउंट डिक्रीज। अब देखो, पहले ये जो जगह थी, ये जो इफ्लुएंट था, इसमें बहुत सारा खाना था, ठीक है। लेट्स से इसमें इतना सारा खाना था। अब जब इसके अंदर फ्लॉक बन गए हैं, जब इसके ऊपर फ्लॉक्स बनने स्टार्ट हुए, तो तुम थोड़ी देर के बाद वो देखोगे खाने का अमाउंट कम हो गया। पानी तो रहेगा लेकिन ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो गया, और फ्लॉक्स का नंबर ज़्यादा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ना इसी बात को, अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, कि जो ऑर्गेनिक मैटर अमाउंट डिक्रीजेस as we keep on moving in aeration tank. So organic matter amount decreases as BOD level decreases. अभी BOD हमें पढ़ना है, तो इतना पॉइंट समझ आ गया। ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ डिक्रीज होगा, क्लियर? यो मैम। ठीक है, अब BOD के बारे में पढ़े, ये लिख लिया सबने? यस मैम। स्क्रीनशॉट लिया ना, इतनी जल्दी तो नहीं लिख सकते। हाँ विजय, राइट, करेक्ट। हाँ विजय, सेडिमेंटेशन सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। चलूँ आगे? यो मैम। ओके, हिम्मत रखो यार। यार इसको छोड़ के मत जाना प्लीज, इससे क्वेश्चन आता है। जो छोड़ना बस, और 10 मिनट और पढ़ लो फिर जाने दूंगी, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहले तो दोनों कहते हैं इसको। इकोलॉजी में दोबारा इसके बारे में पढ़ाऊंगी, तो 4 मार्क का क्वेश्चन पहले तो इसकी फुल फॉर्म से आएगा, इसे लिख लो। बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल दोनों कहते हैं यार, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, BOD का सिंपल मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं, तो कितना O2 की जरूरत है माइक्रोब्स को टू ईट, ठीक है। लेट्स फूड, ये फूड पड़ा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारा खाना है, और ये लेट्स से ये बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया को खाना खाना है ना, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। मैं एरोबिक बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है।
तो ये खाना सिर्फ तब खा पाएगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा समझ लो कि दाल पड़ी है लेकिन तुम तब तक खा नहीं पाओगे जब तक चावल या रोटी नहीं खाते, क्योंकि भाई पेट नहीं भरेगा। ठीक है, तो वैसे ही बैक्टीरिया को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना, एरोबिक बैक्टीरिया को, वो खाना नहीं खा सकता। तो उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए अपने इन्वायरमेंट से ताकि वो खा पाए, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है माइक्रोब को ताकि वो अपना खाना खा पाए, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? यो मैम। यो मैम। बताओ फिर, कोई मुझे समझाओ। माइक्रोब फूड खाने के लिए। आवाज नहीं, दोबारा बोलना। माइक्रोब को अपना फूड खाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी? हाँ, अब यहाँ पर ये जो सीवेज है, वहाँ पे सीवेज की कंडीशन में माइक्रोब कहाँ पर प्रेजेंट है? एक टैंक है, उसमें सीवेज वाटर है, कहाँ प्रेजेंट है? एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक, तो इस टैंक के अंदर जो पानी है उसी में प्रेजेंट है ना। यो एफ्लुएंट। तो ऑक्सीजन, अगर उनको, हाँ, अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए तो करेक्ट। यस। करेक्ट। तो अगर मेरे मेरे पास 10 अगर 100 प्लेट खाना है, हमारे पास बैक्टीरिया के पास 100 प्लेट खाना है, तो उसको लगा लेते हैं हम हर प्लेट पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। चलो 100 प्लेट खाने की पड़ी है तो उसको 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, करेक्ट। यस मैम। यो मैम। रुको, ठीक है, 100 प्लेट फूड अगर है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, ठीक है, तो 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। अच्छा, अब मान लो अगर वहां पे सिर्फ 50 प्लेट फूड है तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूं? हाँ, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नीडेड, राइट। तो मुझे बताओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर थी 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर 50 रहेगी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? डिक्रीज। डिक्रीज हुई है ना। तो देखो, जब एरिएशन टैंक होगा, खुद सोचना, बड़ी सिंपल सी बात है यार, एरिएशन टैंक है, उसके अंदर खाना बड़ा है, उस खाने के ऊपर फ्लॉक्स लग रहे हैं, माइक्रोब्स है सारे, राइट। अब वो धीरे धीरे खाने को खा रहे हैं। अभी से एरिएशन टैंक को जरा 1 घंटे के बाद देखोगे तो खाने का अमाउंट कम हो जाएगा ना। तो अगर पहले खाने का अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ पे तो फूड मोर था, फूड मोर, ठीक है, तुमने फूड लेस हो गया। अगर फूड लेस हो गया तो ए जो टैंक की कंडीशन है और ये जो बी टैंक की कंडीशन है, तो मुझे बताओ बीओडी ए में ज्यादा होगी या कम एज कम्पेयर टू बी? ए में ज्यादा। ए में ज्यादा और बी में ए कम में होगी। मोर, हाँ, बीओडी बी में कम हो जाएगी, क्योंकि खाना ही कम रह गया, तो बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है जब खाना ही कम है। तो सिंपल सी बात है, यही चीज़ है जो तुमसे वो पूछेंगे नीट में। इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ काम ना, तो एयर रिक्वायर्ड टू बैक्टीरिया फॉर दिस फंक्शन ऑर्गेनिक। हाँ बेटा, अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड ना, तो एयर में वो ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी डेफिनेशन में एयर के ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लेना। ओके मैम। डन मैम। ठीक है, छोटी सी बात थी ना ये। अब इसी बात को यहाँ पर देखो लिखते हैं सिंपली। जितना फूड अमाउंट ज़्यादा होगा, ध्यान से देखना, जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसी को, या चलो मैं तुम्हें उससे करती हूँ। जितना फूड अमाउंट ज़्यादा हुआ उतना बीओडी डिमांड ज़्यादा रहेगा ताकि माइक्रो फूड को खा सके। मोर पॉल्यूटेड इज़ द वाटर, इजंट इट। जिस पानी में ज़्यादा खाना है वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया लग रहा है, वहाँ पे ज़्यादा बीओडी की डिमांड है। और जिस पानी में ज़्यादा खाना है वो पानी गंदा ही तो है, राइट। उसी में तो ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, इज इट करेक्ट? यो मैम। मैम। राइट, तो मैं कह सकती हूँ ना, बीओडी मोर इक्वल टू मोर पॉल्यूटेड वाटर, राइट। तो इसको लिख लो, क्योंकि डायरेक्टली तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। इस पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस डेफिनेशन से तुम निकाल सकते हो, तो नीट वाले भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। यो मैम। यो मैम।
सिंपल सी बात सुनना, जितना फूड कम हुआ मीन्स उतना ही ऑक्सीजन कम चाहिए, मतलब उतना ही लो बीओडी है, तो उतना ही साफ पानी, राइट। लो बीओडी मोर क्लीन वाटर। इतना भी क्लीन नहीं है कि हम उसको पी जाए, लेकिन क्लीन तो है, राइट। तो इस पॉइंट को भी लिख लेना, नीट में ये भी घूम के पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज में भी आती है। तो डर्टी वाटर मोर फूड फॉर माइक्रो मोर बीओडी ऑफ दिस वाटर, ठीक है। ये पॉइंट्स बार बार लिखे हैं तो ताल लो ये। कोई जिसको बीओडी में कंफ्यूजन? No, ma'am. लिख लिया सबने? Yo-yo. बहुत बढ़िया, ठीक है, पीछे आओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं, फिजिकली यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर लिया। प्राइमरी स्लज बना था वो बाहर निकाल दिया गया था, इफ्लुएंट बना था, ये थी हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक की बात कर रहे हैं हम अभी तक। एरिएशन टैंक में इफ्लुएंट गया, उसको पंखों से घुमाया, उसमें ऑक्सीजन डाला और वहाँ पे फ्लॉक्स बन गए। फ्लॉक्स क्या है, कुछ नहीं है, बैक्टीरिया और फंगस की एसोसिएशन है, राइट। हाँ हाँ विजय दे दूंगी, बैक्टीरिया और फंगस की एसोसिएशन है। अब इनकी यहाँ ग्रोथ होगी, तो स्टार्टिंग में एरिएशन टैंक का बीओडी हाई होगा, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, राइट। गॉट इट? Yeah, ma'am. अभी भी एरिएशन टैंक में ही है हम, राइट। तो चलो, सो देखो धीरे धीरे तुम देखोगे बेटर क्लीन वाटर तुमको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बना हुआ है पिक्चर, ये एरिएशन टैंक की ही है, तो मैं ये बना देती हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बेटर क्लीन वाटर तुमको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, छोटे छोटे बबल्स भी तुमको दिखने लग जाएंगे, ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं, ठीक है। और फिर ये जहाँ से जो वाटर बचा वो नेक्स्ट वाले कंटेनर में जाएगा। गॉट इट? डन? Ma'am. Yeah. Yo-yo. ओके, इफ्लुएंट विल बी पास टू सेटलिंग टैंक। अब जो नेक्स्ट टैंक में जाएगा वो बचे इफ्लुएंट्स, ठीक है। अब ये जो इफ्लुएंट है ना, इसमें बहुत सारे फ्लॉक्स होंगे। तो देखो ये वाला था ना पिक्चर, इसी पे आते हैं। तो अब ये जो यहाँ पर इफ्लुएंट जा रहा है ना, उस इफ्लुएंट में क्या है, देखो थोड़ा तो वो साफ है काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें बहुत सारे फ्लॉक्स हैं जो अभी भी तैर रहे हैं। फ्लॉक्स क्या है, बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया पर फंगस और पानी, राइट। तो ये जो फ्लॉक्स है ये यहाँ तैर रहे हैं और ये नेक्स्ट सेटलिंग टैंक में चले गए हैं। अब हमें इन्हें सेटल करना है, क्योंकि हमें रिवर में इसको नहीं डालना है, राइट, हमें इसको सेटल करना है। तो इसके लिए हम इसे एंटर कर देते हैं सेटलिंग टैंक के अंदर। सो इफ्लुएंट्स विल बी पास टू सेटलिंग टैंक, फ्लॉक्स विल सेटल डाउन नाउ। ये जितने फ्लॉक्स तुमको तैरते हुए दिख रहे हैं ये नीचे सेटल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना लिख लिया? तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना सेटलिंग टैंक। और ये सेटलिंग टैंक किस कैटेगरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हम अभी भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी को भी डाउट है लिख लो, एक बार इसको रीड करना क्लास के बाद, आई थिंक काफ़ी कवर हो जाएगा। Got it? Okay, ma'am. Yeah, ma'am. चलो आगे। Yo-yo, ma'am. अब देखो ये जो फ्लॉक सेटल डाउन हुए हैं ना, इनको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज कहाँ पढ़ा था तुमने? Primary treatment. हाँ, एक्टिवेटेड स्लज कहाँ पढ़ रहे हो? Secondary treatment. Secondary treatment. यस, वो भी सेटलिंग टैंक में। तो यहाँ कंफ्यूजन होगी और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सेटलिंग टैंक लोकेशन पूछ लेंगे वो। और सेकेंडरी स्लज है क्या? प्राइमरी स्लज था क्या? Soil. And soil. हाँ, यस। और एक्टिवेटेड स्लज क्या है? फ्लॉक्स है, यस, करेक्ट, गॉट इट। पानी अभी भी ऊपर तैर रहा है, ऐसा नहीं है, ये हमारे पास अभी भी इफ्लुएंट ही है, क्योंकि ये हैवी है तो नीचे बैठ गए। आगे चलो। Yo-yo, ma'am. एक्टिवेटेड स्लज, इस ये जो स्लज है इसमें माइक्रोब्स है ना अभी भी। तो देखो ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, लेट्स से 100% था ये, तो इसका 20%, अप्रोक्सीमेटली 20% हम वापस से एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। देखो यहाँ पर कुछ परसेंट जो फ्लॉक है हम उसको वापस यहाँ पर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एरिएशन टैंक में जो नेक्स्ट बैच आएगा ना सीवेज ट्रीटमेंट का, उसको भी तो माइक्रोब्स की जरूरत होगी, तो हम थोड़े से रेडीमेड माइक्रोब भी डाल देते हैं ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो थोड़े से फ्लॉक्स हम वापस पंप कर देते हैं, ठीक है, लगभग 20%। इतनी बात समझ आई? Yo-yo, ma'am. और दूसरा हम क्या करते हैं, मेजर पार्ट गैस टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। तो मेजर पार्ट गोज टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो इनको हम नेक्स्ट सेगमेंट में डालते हैं जिसको हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो देयर इज वन मोर कंटेनर जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मतलब ये एनारोबिक कंडीशन होगा, कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। अब इसको अगले चैम्बर में डालते हैं हम, ठीक है। ऑडिट, लेट्स से बाकी का 80% वहाँ गया। What, ma'am? चलो सी
एक्टिविटीज फ्लश टैंक, सप्लाई, एरिएशन यहाँ पे बढ़िया सी हो रही है, एरिएशन टेंट है, फाइनल सेडिमेंटेशन देखो, एक्सेस स्लश जो है वो यहाँ से रिटर्न हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो आगे वाले कंडीशन में चला गया। हो गए, चलूँ आगे? मैम प्रीवियस यो मैम। हाँ, ले ले। हम्म, मैम के आगे बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये वाली होगी। डन मैम। ओके, ये ले बेटा। ये पिक्चर्स तुमको ये वाली नहीं पूछी जाएगी क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट की पिक्चर नहीं है तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो डायग्राम लेबलिंग नहीं आएगा। पर कौन सा पा सकता है? डन मैम। एनारोबिक बैक्टीरिया, अब देखो ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है जिसके पास लिक्विड भी है ईफ्लुएंट और इसके पास फ्लॉक्स भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ? एनारोबिक बैक्टीरिया विल डाइजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई इन स्लज। तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाहर से, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली फ्लॉक्स को खा जाते हैं। हमने फ्लॉक्स खत्म करने हैं अब, ठीक है। पहले हमने फिजिकली रिमूवल किया, सेकेंड कंडीशन में हमने फ्लॉक्स बनाए, थर्ड कंडीशन में हमने थोड़े से फ्लॉक्स वापस भेज दिए थे, फोर्थ स्टेप में हम जो फ्लॉक्स बचे हैं उन सबको खिलवा रहे हैं किनसे? एनारोबिक बैक्टीरिया से। ओके, इट विल प्रोड्यूस गैसेस। जब एनारोबिक बैक्टीरिया खाते हैं ना तो वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये तो हम अभी बायोगैस में पढ़ के आए हैं। और कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे वो? Methane and carbon dioxide. Biogas. Yes, they produces methane and carbon dioxide, that is biogas. These gases are inflammable, जल सकती है, एंड इनको अदर पर्पसेस के लिए ना, जो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, तो इनको वो अलग प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर लेती है, स्टोर कर लेती है। द इन्फ्लुएंट अब जो बचा है इसके बाद वो बहुत क्लियर है काफ़ी हद तक, और इसको हम वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं, रिवर वगैरह में। तो ऐसे हमारी जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो ख़त्म होती है मोस्ट ऑफ द जगहों पर। गॉट इट? यस मैम। लिखो फिर इसको फटाफट। Yeah, ma'am. लिखो 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 लिखो। बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, कॉमेडी कम हुई हो। डन 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 Yo डन। मैम। मैम 1 सेकेंड। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया ईट द फ्लॉक्स। याद रखना, पहले एरोबिक आएगा फिर एनारोबिक आएगा और फिर पानी साफ हो जाएगा। डन। ओके, नाउ टर्शियरी ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ क्या होता है? जो इफ्लुएंट बना है आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाले इफ्लुएंट की बात कर रहे हैं। मूव्स अहेड फॉर द टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसमें पानी को हम क्लोरीन से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हैं उसके बाद जो पानी है वो काफ़ी हद तक साफ हो जाता है और उसको वाटर बॉडी में रिमूव कर देते हैं। इतना क्लियर है? Yo मैम। गॉट इट? काफ़ी जगह पे डिफरेंट तरीके से टर्शियरी ट्रीटमेंट होती है। तुम्हारे में कुछ यूवी रेज, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रेज भी यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, पर हर जगह इतनी एडवांसमेंट होती नहीं है। ओके, चलो लिख लिया, ये लिख लो यार। बस याद रखना सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद डन tertiary मैम। है। नो मैम। ओके, रहता किसी का? लिख लिया लिख लिया। सीवेज ट्रीटमेंट खत्म। इसके बाद इकोसिस्टम है, लगा लेना लेक्चर। इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोसिस्टम और पहले वाला चैप्टर से। हाँ, तो इकोसिस्टम लगा लेना। तुम्हें खुद से पढ़ के कुछ पॉइंट्स है जो नहीं समझ आएंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं हर साल और वो बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसलिए लगा लेना। मैम कल इकोसिस्टम होगा फिर? नहीं, कल माइक्रोब का पार्ट होगा, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है ना, जो मैंने होमवर्क दिया है उसका पार्ट डिस्कस होगा। अब Okay, तुम मैम। माइक्रोब वाला पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, पढ़ कर आना, ठीक है। उसके बाद कल ये डिस्कस करूंगी ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रिवीजन होगी। डन तो मैम। कल हम लोग कोशिश करेंगे ये पूरा चैप्टर हम क्लास में ही खत्म कर दें, ठीक है। मैम इसकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देना और असाइनमेंट। स्टेटमेंट वाइज? असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज। ओके, मुझे बनानी पड़ेगी फिर, बस पंक्ति में मुझे देखना पड़ेगा पढ़ा है या नहीं। नहीं है तो मैं बना देती हूँ फिर, तो थोड़ा सा टाइम दियो, अगर नहीं होगा तो मुझे बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। और मैम 50 अबव ही देना, मतलब 5-10 क्वेश्चन मत देना प्लीज। हाँ मैं दे देती हूँ, फिर तुम लोग करते नहीं हो। दे दूंगी, मुझे क्या, पागल। ये एक छोटा सा स्टेप है दिखाने के लिए। तो मुझे बताओगे कहाँ तक मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को कंसीडर करूँ?
1 2 3 4 5 6 कहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट, किन स्टेप को प्राइमरी ट्रीटमेंट में रखूं? प्राइमरी सेटली 3 तक 1 to 3 प्राइमरी। थर्ड स्टेप सेकेंडरी को कहाँ तक रखूं? मैम 4 से लेके 5 5th तक। ये रहा हमारा टर्शरी, वेरी गुड। और ये वापस क्या भेज रही हूँ मैं यहाँ से? इनोकुलम फ्लॉक्स। क्या कहते हैं? Flocks. फ्लॉक्स कहते इनोकुलम क्या हैं? secondary sledge एक्टिवेटेड स्लेज पे नए वर्ड लाओगे। एक्टिवेटेड स्लेज, ठीक है, गुड। चलो, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। और विजय आप डाउट